हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, फीचर्स एंड मैनी मोर। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आई एम श्योर इससे आपके डाउट्स एंड क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। लेट्स मूव टू द टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ेंगे इसमें कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन, ध्यान से इसको देखना, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, की एक इंस्ट्रूमेंट होगा ऐसा जो कि राइटिंग कंटेनिंग में होता, मतलब रिटन फॉर्म में होगा, एंड अनकंडीशनल ऑर्डर है, मतलब यहाँ पे कोई टर्म्स नहीं है, कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, साइन बाय द मेकर, जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, ठीक है, उसका साइन होगा। ठीक है, एंड डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू, तो एक सर्टन अमाउंट होगा जो उस पर लिखा होगा। लाइक अगर 5000 अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होगा तो आपको उतने ही पे करने। ठीक है, जितने अमाउंट लिखे होंगे वो ही पे करने हैं आपने, किसको, जिसने इस जो उसका सर्विसेज लिए गए हैं। ठीक है, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो बियरर होगा, ठीक है, एंडोर्समेंट होगा, या जहां उसने मेंशन किया है। अगर ऑर्डर पे उसने लिखा है कि थर्ड पार्टी है, अगर राम ने लिए हैं, पैसे लिए हैं, ठीक है, सॉरी, राम ने उसे गुड्स लिए हैं सुरेश से, तो सुरेश क्या करेगा, थर्ड पार्टी लिख देगा, ऑर्डर पे लिख देगा कि आपने किसको देने हैं, रमेश को देने हैं। तो इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पे रिटर्न कंडीशन, रिटर्न अनकंडीशनल लिखा हो, मतलब कि कोई भी कंडीशन ना हो, रिटर्न फॉर्म में हो, एंड मोर ओवर सर्टन सम ऑफ मनी वहां पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, सब मेंशन होना चाहिए, एंड साइन बाय द मेकर्स। तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, अगर इसमें देती हूँ तो दो पर्सन होते हैं। ठीक है, एक बायर ए होगा और एक सेलर बी होगा। अब क्या किया, बायर ने इसे गुड्स लिए, ठीक है, इसने क्या लिए, गुड्स लिए, तो सेलर, अब ये बायर क्या करेगा, उसको पैसे देगा, राइट। तो अब उसके पास पैसे इतने हैं नहीं, एट अ टाइम उसके पास इतने पैसे हैं नहीं, तो क्या करेगा, सेलर भी उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देगा, एक इशू करके देगा, जिसके अंदर वो सारा कुछ कंडीशंस लिखी हुई, कंडीशंस इन द सेंस कि सारे टर्म्स की, कि आपको कितने रुपए मुझे वापस करने, इतने दिन में वापस करने, ये सब टर्म्स लिखी होंगी। एंड अब बायर ए जो होगा वो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद, जब उसकी मेच्योरिटी डेट आ जाएगी, तो उसको रुपीज़ प्रोवाइड कर देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज वापस करके एक मेच्योरिटी डेट के बाद उसको रुपी में कन्वर्ट कर देगा। तो लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो अगर जो उसके बायर ए होंगे और जो सेलर बी होगा, तो इसमें क्या है, बायर ए क्या होगा, इसको बोलेंगे ड्रॉई। ठीक है, जो ड्रॉ कर रहा है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने बनाया उसको बोलते हैं ड्रॉअर, राइट। अब इसमें क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज ये बना के देगा कि आपको मुझे कितने देने, अगर आपने 5000 का सामान लिया है तो 5000 रुपीज़ आपको मुझे पे करने ही करने हैं, तो ये बना के देगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देगा। तो बायर ए क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर, कि वो एक्सेप्ट कर रहा है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, कि हाँ मैं रेडी हूँ आपको इतने रुपये पे करने के लिए और इतने दिन के बाद। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, ड्रॉई एंड एक्सेप्टर। और मोर ओवर क्या है, ये डेटर भी बन जाता है, क्योंकि इसने पैसे देने हैं। ठीक है, ये डेटर बन जाता है, और इसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिटर होगा, ड्रॉअर जो होगा वो क्रेडिटर हो जाता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि ड्रॉई कौन है, एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को। ठीक है, और जो सेलर बी होगा, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में बनाया, वो ड्रॉअर होगा, और वो क्रेडिटर होगा क्योंकि उसने पैसे लेने हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होगा कि आपने थर्ड पार्टी को देना है, मतलब कि इंडोर्समेंट लिखी होगी, तो क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में वहाँ पे मेंशन कर देगा कि आपने इसको थर्ड पार्टी को इंडोर्समेंट करनी है। इंडोर्समेंट इन द सेंस कि अगर इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया कि आपको 5000 देने हैं और आपको देने हैं राम को। ठीक है, राम को देने, तो बायर ए क्या करेगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो राम को देगा, थर्ड पार्टी को देगा। अगर सेलर बी ने उससे, ये जो राम है, ठीक है, राम जो होगा, सेलर बी ने इससे क्या लिए होंगे, लोन ले रखा होगा, इससे अगर लोन ले रखा होगा या कुछ भी, अगर इसने इससे पैसे लौटाने हैं, तो क्या कहेगा, सेलर भी उसको कहेगा कि आपको मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, तो आप जो डायरेक्टली पेमेंट है वो राम को कर दीजिए। ठीक है, 5000 पेमेंट आप राम को कर दीजिए। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में उसमें लिखा होगा कि आप जब भी इंडोर्समेंट की मेच्योरिटी डेट आएगी तो आप सीधा डायरेक्ट थर्ड पार्टी को भी कर सकते हो। अब इसमें ये भी केस हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो आगे किसी को दे दे,
ठीक है, डी को दे दे, ये सी पार्टी है तो ये डी पार्टी है, तो ये अब बोल दे, ठीक है, सेलर बोल दे कि आप सीधा डी पार्टी को कर दो, ठीक है, ये इससे इससे पेमेंट लेगा, देन सी इसको पेमेंट कर देगा, राइट। तो ऐसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पार्टीज कौन कौन सी इसमें आती है। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, ड्रोवर आती है। ड्रोवर कौन होगी, जो सेलर, जो बना रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को, जो बना रहा है, जो रिसीव करेगा पेमेंट। द ड्रोवर इज द मेकर ऑफ, जो बना रहा है, द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मेकर कौन हुआ, ड्रोवर, ठीक है। अब एक्सेप्ट कौन करेगा, डेटर, ठीक है, जो एक्सेप्ट करेगा, जिसने पेमेंट करनी है, ठीक है। ड्रोवर क्या हुआ, मेकर बिल ऑफ एक्सचेंज को, और एक्सेप्ट करने वाला कौन हो गया, ड्रोई हो गया। अब यहाँ पे साइन किसके होंगे, ड्रोवर के होंगे, कि मैंने आपको ये कंडीशंस लिख दी, आपको 5,000 रुपये मुझे देने ही देने हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। क्रेडिटर, क्रेडिटर है ये, हु इज एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द डेटर कैन ड्रो अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पेमेंट लिखी गई है उसको वो रिसीव करने वाला होगा। अब सेकंड जो होगा, ड्रोई, ड्रोई कौन होगा, एक्सेप्टर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर, ठीक है, जो पे करेगा एज अ डेप्टर, वो पे करेगा किसको, ड्रोवर को। एंड थर्ड वन इज पे, पे इज व्हाट, द पे इज द पर्सन टू होम पेमेंट हैज टू बी मेड, ठीक है। अब पेमेंट जिसको मिलने वाली है एक्चुअल में, ये इंडोर्समेंट, इंडोर्स भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है ये, ठीक है। द पे मे बी द ड्रॉर, ये ड्रॉर भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टली पेमेंट ड्रॉर को भी हो सकती है, और ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ड्रॉ पे वो होगा जिसके पास एक्चुअली में पैसे आएंगे, जिसके पास एक्चुअली में पेमेंट होगी, उसको बोलते हैं पे, ठीक है। अब जो पेमेंट या तो इसको भी हो सकती है डायरेक्ट, या फिर थर्ड पार्टी को भी जा सकती है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनेगा वो इसके नाम पे तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, वो इसके नाम पे बनेगा, लेकिन सॉरी इसके नाम पे बनेगा ही बनेगा, लेकिन पेमेंट किसी को भी हो सकती है। अगर उसने थर्ड पार्टी का नेम मैंशन किया तो थर्ड पार्टी को जाएगी, नहीं तो वो ड्रॉवर को जाएगी, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स की, कि क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। तो फर्स्ट वन है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन राइटिंग, तो वो राइटिंग फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, बाकायदा वो किस में होनी चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज, इट इज़ मस्ट कंटेन अ कन्फर्म ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट एंड नॉट जस्ट द रिक्वेस्ट, तो ये ऑर्डर होना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए कि प्लीज़ आप हमें पेमेंट कर दीजिए, प्लीज़ आप हमें पेमेंट कर दीजिए, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कंफर्मेशन होगी, एक ऑर्डर दिया जाएगा कि आपको ये मुझे देना ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। हमने जब मीनिंग पढ़ा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर, तो उसमें क्या लिखा था कि अनकंडीशनल ऑर्डर होते हैं इसमें, मतलब कि कोई भी कंडीशन नहीं होता, एक ऐसा ऑर्डर जिसके अंदर कोई भी कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज अमाउंट शुड बी डिफाइंड, मतलब कि एक अगर 5,000 उसने देने तो 5,000 ही लिखा होना चाहिए, ठीक है, उससे इधर उधर नहीं लिखा होना चाहिए। फिक्स डेट फॉर द अमाउंट टू बी पेड, तो एक अमाउंट सॉरी एक डेट लिखी होनी चाहिए, जो भी आप कब जब करने वाले हो, ठीक है, जब भी पेमेंट करने वाले तो उसकी फिक्स डेट, ठीक है, लिखी होनी चाहिए। द बिल मस्ट बी असाइंड बाय बोथ ड्रॉई एंड द ड्रॉर, दोनों से साइन होने चाहिए, ड्रॉई एंड द ड्रॉर से। नेक्स्ट इज द अमाउंट स्टेटेड ऑन द बिल शुड बी पेड ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स टाइम, जो अमाउंट उसमें लिखी हुई है या तो वो फिक्स टाइम पे जो मैच्योरिटी डेट आएगी तब आप उसको पे कर सकते हो, या फिर जब डिमांड होगी, जब आपको सेलर कह देगा कि जब आपको पार्टी कह देगी कि ना नहीं मुझे अभी पैसे चाहिए तो मुझे अभी पैसे पेमेंट करो, तब या तो तब कर दे, या फिर फिक्स टाइम जब आएगा मैच्योरिटी डेट आएगी तब आप उसको पे कर सकते हो। द अमाउंट इज पेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ द बिल, जो बेनिफिशियरी को मिलेगा, जो बेनिफिशियरी मतलब जिसको पैसे देने हैं, पे ही होगा यहाँ पे कौन होगा, पे, जो कि लिखा गया है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जो ऑर्डर लिखा गया है कि इसको पे करने तो उसको ही ये मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा कि टाइप्स कौन कौन से हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स देखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्री बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल में क्या कि एक जेन्युइनिज्म है ऑफ सेल और ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस बिटवीन द सेलर बाय, तो कि डॉक्यूमेंट्री बिल है कि सिंपल लिखा होगा कि इसने मेरे से इतने ये चीज़ बाय की, सॉरी इतने अमाउंट में चीज़ बाय की थी और इसके बदले मैं इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूँ इतने टाइम पीरियड पे। डिमांड बिल, कि आपको एक बिल बना दिया, व्हेन इट इज़ डिमांडेड, कि आपको मैंने एक बिल बनाया हुआ और डिमांड कर दी कि भाई मुझे मैच्योरिटी डेट से पहले कि द बिल डज नॉट हैव ए फिक्स डेट, कि फिक्स कोई डेट नहीं होती, कि जब मेरे को ज़रूरत होगी, ठीक है, सेलर को जब भी ज़रूरत होगी तो वो बायर के पास पहले चला जाएगा, ड्रॉई के पास पहले चला जाएगा कि मुझे ये अमाउंट अभी के अभी पे करने ही करने हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है यूसेंस बिल। यूसेंस बिल में क्या है, टाइम बाउंड बिल है, जिसका मतलब कि पेमेंट आपको विद इन द गिवन टाइम पीरियड में, आपको मतलब अभी की जो टाइम आपको दिया गया है, ठीक है, अगर सपोज करो बिल बनाया गया है 9 को, तो इसका जो मेच्योरिटी डेट कब आएगी, मतलब 3 मंथ्स का गैप होता है वैसे तो इसकी मेच्योरिटी डेट कब आएगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर के 9 नवंबर के आपको 9 नवंबर को आपको पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है, विद इन दिस पीरियड, ठीक है। वैसे तो आपको 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप कम से कम मुझे 12 नवंबर को आप पेमेंट कर दो, मतलब कि इसके ड्यूरिंग इन 3 महीने के अंदर अंदर मुझे पेमेंट मिलनी ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं यूसेंस बिल। नेक्स्ट इज इनलैंड बिल। तो एक ऐसा बिल जिसके अंदर एक ही कंट्री में एंड नॉट इन एनी अदर फॉरेन कंट्री, जो दूसरे फॉरेन कंट्री में ये नहीं लागू हो सकता, जो एक ही कंट्री में ये लागू हो, वो वाला बिल होता है ये। फॉरेन बिल जो बाहर फॉरेन में भी जाके एक्सचेंज हो सकता है, टू एग्जाम्पल ऑफ अ फॉरेन बिल आर एन एक्सपोर्ट बिल या इम्पोर्ट बिल हो सकते हैं ये, ठीक है। इंपोर्ट बिल एक्सपोर्ट बिल कैसे होता है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं, मैंने आपसे गुड्स लिए हैं, तो आपको मैं पेमेंट दूंगा, तो ये इस तरीके से बिल वहाँ पे नेगोशिएशन हो जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। एकोमोडेशन बिल कौन सी होती है, तो ऐसी बिल जो स्पॉन्सर होती है, ड्रॉन होती है, एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन, जो इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी होती, ठीक है, तो वो होती है एकोमोडेशन बिल। नेक्स्ट जो होगी ट्रेड बिल, जो ऐसी बिल जो स्पेशली रिलेटेड टू द ट्रेड, जो ट्रेड के मामलों में जो बिल बनाया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड बिल। इसके नाम से ये क्लियर है आपको। सप्लाई बिल में ऐसा है, द बिल दैट इज ड्रॉन बाय द सप्लायर, जो सप्लायर ड्रॉ करता है, कॉन्ट्रैक्टर करता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हों उसको बोलते हैं सप्लाई बिल। तो लेट्स मूव टू द एडवांटेजेस। अब इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, देखो 3 एडवांटेजेस हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाता है जिसमें जो अगर ड्रॉइंग फेल भी हो जाता है तो वो क्या है, रिकवर कर लेता है लीगली, ठीक है, लीगली वो रिकवर कर लेगा अगर वो फेल भी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज। अगर डिस्काउंटिंग मतलब कि आपको डिस्काउंट की फैसिलिटीज मिल जाती है, वेयर द ड्रॉअर जो बना रहा है, जो मेकर है, इन इमीडिएट नीड, अगर आपको नीड है इमरजेंसी की, आपको वो पेमेंट चाहिए, तो बिल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश बाय डिस्काउंटिंग, तो आपको वो डिस्काउंट दे देता है कि अगर वो बोलता है, जैसे उसने बोला है कि 5000 रुपीज़ मुझे तू 9 सितंबर तक दे देना। अगर उस ड्रॉवर को पैसे पहले चाहिए, मतलब लाइक अगर उसको चाहिए 10 अक्टूबर को चाहिए, ठीक है, और बिल कब बनाया है, बिल बनाया गया था, सॉरी, और बिल कब बनाया गया था 1 सितंबर को, लेकिन उसको पैसे कब चाहिए, पैसे उसको चाहिए 5 सितंबर को, तो वो क्या करेगा, उसको बोलेगा ठीक है तू मुझे 5 सितंबर को दे दे, मैं तुझे क्या करता हूँ 500 का डिस्काउंट कर देता हूँ, मतलब तुझे 4500 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मैं तुझे डिस्काउंट कर दूँगा क्योंकि तू मुझे पहले दे रहा है बिल, ठीक है, पहले तू मुझे पेमेंट कर रहा है, इसीलिए मैं तुझे डिस्काउंट कर देता हूँ। तो ये ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। एंडोर्समेंट पॉसिबल में क्या आएगा, द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सचेंज, तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक्सचेंज हो जाता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द डेट। अब इसमें क्या एडोर्समेंट में क्या है, थर्ड पार्टी काउंट होती है। थर्ड पार्टी कैसे काउंट होगी कि देखो अगर उसका डेट है, जैसे ए ने बी को पैसे देने हैं, ठीक है, अब बी क्या है, बी ने भी आगे सी को पैसे देने हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो बी है वो एक बी जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, ठीक है, और किसको देगा, ए को देगा। अब ए क्या करेगा, डायरेक्टली इसको सी को भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है, बी ने इसको भी तो पैसे देनी है, तो बी क्या कर देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरह से बनाएगा कि वो सी का नेम लिख दे कि वो जो पैसे पेमेंट जो वो बी को करने वाला है वो सीधा किसको कर दे, सी पार्टी को, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एंडोर्समेंट पॉसिबल कैसे, मतलब थर्ड पार्टी को भी, इनको या तो वो इंडिविजुअल या तो वो बी को पैसे दे दे या फिर वो दूसरे बंदे को दे दे, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मेट है, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब कि ये एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पे अमाउंट क्लियर लिखी जाती है, डेफिनेट अमाउंट मैंने आपको बताया था कि एक डेफिनेट अमाउंट यहाँ पे लिखी जाती है कि आपको 2 लाख देने हैं, ठीक है, प्लेस कौन सी है और डेट कब है, आपकी मेच्योरिटी डेट यहाँ पे लिखी जाती है, स्टैंप लग जाता है यहाँ पे कंपनी का, ठीक है, एंड मोर ओवर 60 डेज, यहाँ पे क्या है उसको बकायदा लिखा हुआ है कि 60 डेज के बाद ये जो डेट है, जो आज यहाँ पे डेट लिखी होगी उसके 60 डेज बाद आपको पे करना है मिस्टर ABC, जो जिसने जो मिस्टर ABC अ सम ऑफ 2 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे साइन होंगे ड्रॉई के, ठीक है, जो एक्सेप्टेड होगा, अब वो यहाँ पे साइन होंगे ड्रॉवर के जिसने ड्रॉ किया, जो मेकर है, ठीक है। तो ये इस तरह से सैम्पल फॉर्मेट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।
तो यहाँ तक बिल ऑफ एक्सचेंज है। I hope this video helps you. For more information, do subscribe our channel and like the video. Thank you.